जो हमने कल पढ़ा था वो बेसिकली इंटीग्रेटेड बुक कीपिंग सिस्टम था। इंटीग्रेटेड बुक कीपिंग सिस्टम क्या होता है कि जिसमें प्रोडक्शन कॉस्ट साइकिल के जो अकाउंट्स हैं वो और जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं वो, ये दोनों इकट्ठे ही मेंटेन हो रहे होते हैं। और अब आपको प्रोडक्शन कॉस्ट साइकिल अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स का पता होना चाहिए कि इनमें से कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल देखो, ये जो रिसीवेबल और सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब अकाउंट्स कौन से हैं? क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं। तुम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ के आए हो, क्या सेल्स की एंट्री बुक नहीं करते थे, डेटर्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट? लाइकवाइज जब एक तुम एंट्री बुक करते हो रिगार्डिंग द बुकिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये भी एक ऐसी एंट्री होती है आपकी जो कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पोस्ट करते हैं। सो ये जो रिसीवेबल्स हैं, सेल्स हैं, इस तरह के जो अकाउंट्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स वो भी, और प्रोडक्शन कॉस्ट साइकिल अकाउंट्स, यानी कि वो वाले अकाउंट्स, वो वाले टी अकाउंट्स जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट साइकिल में इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसमें देखो कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, और फिर उसके अलावा जो हमारे और भी अकाउंट्स जो कि इसमें अंदर मेंशन्ड है वो हम देखेंगे, जिसका ताल्लुक, जिसका इस्तेमाल सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट साइकिल के अंदर हो रहा है। तो ये सारे के सारे अकाउंट्स हमने कल कॉस्ट फ्लो एंड प्रोडक्शन देखा, एक ही जगह पे मेंटेन हो रहे हैं। कहीं सेपरेशन मिली थी हमें? नहीं, हमने एक एंट्री से अगली एंट्री में मूव कर गए, उससे अगली एंट्री, उससे अगली एंट्री, कहीं बीच में रुकावट नहीं थी। एक और बुक कीपिंग सिस्टम है, उसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरलॉकिंग अकाउंट्स या इंटरलॉकिंग बुक कीपिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है? इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ हेड ऑफिस और सब्सिडरी कह लें या ब्रांच कह लें या आप उसको फैक्ट्री कह लें, ये वर्ड ज़्यादा बेहतर है, हेड ऑफिस का और फैक्ट्री का। हेड ऑफिस में भी बुक कीपिंग सिस्टम चल रही होती है, और आपकी जो फैक्ट्री है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पे बुक कीपिंग सिस्टम अलहदा चल रही है। देने दोनों जगहों पे चलती है। होता क्या है कि जो बच्चे प्रोडक्शन कॉस्ट साइकिल के अकाउंट्स हैं, ये सिर्फ कहाँ ओपन होते हैं? फैक्ट्री में, क्योंकि प्रोडक्शन के सारे मामलात को कौन जान रहा होता है? फैक्ट्री। प्रोडक्शन ही वहाँ हो रही है। हेड ऑफिस तो बैठ के सारे उसका सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं होगी, मे बी उसकी मल्टीपल फैक्ट्रियाँ हों और भी कंपनियाँ हों, वो तो ओवरऑल ओवरसाइट कर रहा है तमाम फैक्ट्रियों को। तो हेड ऑफिस में जो अकाउंट्स मेंटेन्ड होते हैं वो सिर्फ कौन से होते हैं? जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं, बस दैट्स इट। तो यानी कुछ अकाउंट्स तुम्हें मिलेंगे जो कि फैक्ट्री में नहीं होंगे, कुछ अकाउंट्स ऐसे होंगे जो तुम्हें हेड ऑफिस में नहीं मिलेंगे। सो ये मामला चल रहे होते हैं। सो ऐसा नहीं होता कि दोनों जगह पूरी की पूरी बुक कीपिंग मेंटेन हो रही है, ये भी अपने पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, वो भी अलग, वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अलग बना रहा है, ये अपना अलग नहीं, ऐसा नहीं होगा। होगा ये कि ये अपने वो अकाउंट्स मेंटेन करेगा जिसकी इन्फॉर्मेशन इसके पास है, ये वो मेंटेन करेगा जिसकी इन्फॉर्मेशन इसके पास है। बाय द एंड ऑफ द पीरियड दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकंसाइल करके एक ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक ही बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। आइए ज़रा इसको स्टडी करके समझते हैं। बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, टेस्ट वैसे ही नहीं होता ना होने के बराबर, लेकिन हमें इसको स्टडी करना है क्योंकि इट इज़ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। मे भी कोई एक स्कीम ऑफ एंट्रीज 2, 3, 4 नंबरों की वो कभी इसमें पूछ ले। आइए ज़रा पेज नंबर बच्चे 136 के ऊपर, हसन इसको ज़रा यहाँ से रीडिंग करनी शुरू करें। स्टेप बाय स्टेप इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। पेज 136, इस पे आपको इंटीग्रेटेड अकाउंट्स और इंटरलॉकिंग अकाउंट्स नज़र आ रहे हैं। हाँ, 2 लाइनें पढ़ दो, इंटीग्रेटेड से शुरू करो। इंटीग्रेटेड अकाउंट, द अकाउंटिंग सिस्टम डिस्कस्ड अबव इज इंटीग्रेटेड बुककीपिंग सिस्टम। इन दिस सिस्टम both cost and financial accounts are maintained together. Interlocking accounts, head office and factories involved both at the same premises. All production cost cycle related. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एज्यूम किया जाता है इंटरलॉकिंग बुक कीपिंग सिस्टम में कि आपका हेड ऑफिस और आपकी फैक्ट्री दोनों एक ही प्रेमिसेस मतलब उनकी लोकेलिटी एक ही है, एक ही जगह पे स्टेशन है। ज़रा थोड़ा फासला तो हो गई, लेकिन एक ही जगह पे, एक ही आपने जगह ली हुई है, एक उसमें आपने बिल्डिंग खड़ी की हुई है जो हेड ऑफिस की है, और एक कुछ स्पेस में आपने जो बिल्डिंग बनाई हुई है दैट इज़ फॉर द फैक्ट्री। तो एक ही जगह पे है। इस तरह से अकाउंटिंग सिस्टम यहाँ मेंटेन किया जाता है। आगे, All production cost cycle related accounts are maintained at factory. तो ये देखो यहाँ मेंशन किया हुआ है कौन से प्रोडक्शन कॉस्ट साइकिल के अकाउंट्स हैं। Materials, wages control account, production overheads account, work in process account and finished goods. और ये आपको याद होगा, इनमें से ज़्यादातर अकाउंट्स वो हैं जो कि आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं पढ़े होते हैं। यूजुअली प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अकाउंट तो वहाँ पे कोई नहीं देख रहे होते। वेजेस का कंट्रोल अकाउंट इस तरह से नहीं होता, मटेरियल्स का अकाउंट उस तरह से नहीं होता। हाँ, इन्वेंट्री का आप अकाउंट उस तरह से पढ़ते हैं, वो मुझे अंदाज़ा है, लेकिन इसी तरह से वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट वहाँ पे मेंटेन नहीं किया जा रहा होता। तो ये बहरहाल ये प्रोडक्शन कॉस्ट साइकिल अकाउंट्स हैं कि जिससे प्रोडक्शन का पूरा कॉस्ट साइकिल रिलेट करता है। तो ये 5 अकाउंट्स कौन से हैं जो कहाँ मेंटेन हो रहे हैं? फैक्ट्री में।
आगे All accounts other than those maintained at factory are maintained at head office. That is primarily financial account. ठीक हो गया। बाकी जितने भी अकाउंट्स हैं जो कि मोस्ट प्रॉब्ली आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं वो हेड ऑफिस में मेंटेन हो रहे होते हैं। Entries in which both aspects hit financial ledger only will not be booked by factory but by head office only. ओके यहाँ मैं पहले थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ फिर पढ़ लेते हैं इसको। बच्चे अब ये ज़हन में रखो कि ऐसी एंट्रीज जिससे दोनों इफेक्ट्स किसको हिट करते हैं, क्योंकि हर एंट्री के दो एस्पेक्ट्स होते हैं ना, डेबिट क्रेडिट। ऐसी एंट्री जिसके दोनों एस्पेक्ट्स किसको हिट करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स को, ये एंट्री सिर्फ कौन पोस्ट करेगा, हेड ऑफिस, क्योंकि उसके पास ये दोनों अकाउंट्स होंगे। ऐसी एंट्री जिसके दोनों इफेक्ट सिर्फ किसको हिट करते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट साइकिल, ये एंट्री कौन पास करेगा, सिर्फ फैक्ट्री, क्योंकि ये अकाउंट्स किसके पास हैं, फैक्ट्री के पास। यानी कि पहली वाली एंट्री फैक्ट्री पास नहीं करेगा, दूसरी वाली एंट्री सिर्फ हेड ऑफिस पास करेगा, फैक्ट्री नहीं करेगा। ठीक है, अब ये देखो इसके बारे में क्या बात कर रहा है। हाँ, ऐसी एंट्री जो कि सिर्फ फाइनेंशियल लेजर को हिट करेंगी, मिसाल कौन सी है, Recognizing sales, transfer of sales to profit and loss account. रिकग्नाइजिंग सेल्स, एग्री करते हैं, डेटर्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट, इसमें कोई प्रोडक्शन कॉस्ट साइकिल का अकाउंट है नहीं, सिर्फ हेड ऑफिस पास करेगा, फैक्ट्री नहीं करेगा। फिर Recognizing non-production cost directly at head office. ठीक है ना, जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हैं आपकी, यानी कि जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फाइनेंस चार्जेस, ये हेड ऑफिस नेचर की चीज़ है, सीधी नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स को डेबिट किया जाएगा, और पेएबल दोनों क्या है, फाइनेंशियल नेचर के अकाउंट्स हैं। फिर Transfer of non-production cost to profit and loss account. एंड पे जब प्रॉफिट एंड लॉस को प्रिपेयर किया जाता है तो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को खाली करके तो हम प्रॉफिट लॉस को चार्ज करते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस भी हेड ऑफिस में मेंटेन हो रहा है, और आपका जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो भी कहाँ पे, हेड ऑफिस में मेंटेन हो रहे हैं। तो ये तमाम मिसालें किसकी हैं, ऐसी एंट्रीज जो दोनों एस्पेक्ट्स फाइनेंशियल लेजर या फाइनेंशियल अकाउंट्स को हिट करती हैं। ये सिर्फ एंट्रियाँ कहाँ पे होंगी, हेड ऑफिस में। अच्छा आगे चलो। Entries in which both aspects hits cost ledger only will not be booked by head office but factory only. For example, raw material consumption into work in process, direct labor charge to work in process, transfer from work in process to finished goods etc. एग्रीड, यानी रॉ मटेरियल को जब तुमने कंज्यूम करवाना है और WIP में लेके जाना है, WIP डेबिट और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट, ऐसा ही है ना। इसी तरह से अगर लेबर को तुमने चार्ज करना है इनटू द वर्क इन प्रोसेस, यानी डायरेक्ट लेबर, ये वाली, तो ये भी एंट्री क्या है, ये ऐसी एंट्री है जो दोनों आपके प्रोडक्शन कॉस्ट साइकिल के अकाउंट्स को हिट कर रही है। कौन पास करेगा, फैक्ट्री। इसी तरह से अगर आपने फॉर एग्जांपल जो एंड पे कहता है ट्रांसफर ऑफ वर्क इन प्रोसेस को फिनिश गुड्स में, जब गुड्स तैयार हो जाती हैं, फिनिश गुड्स में आइटम्स जाती हैं फुली कंप्लीटेड, तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, ये भी कौन पास करता है, बस फैक्ट्री, हेड ऑफिस पास नहीं करेगा। अच्छा आगे। Entries in which one aspect hits cost cycle ledger and the other aspect hits the financial ledger is posted both factory and head office level. पढ़ो पढ़ो। At head office, an account shall be opened in the name of factory, named as the factory ledger account. At factory, an account shall be opened in the name of the head office, named as general ledger account or head office account. Such transaction in which second effect hits the financial account, factory shall not hit the financial account. Instead, it shall hit the head office account or general ledger account. Likewise, such transaction in which the second transaction hits the some cost cycle account, head office shall not hit the cost cycle account directly and shall hit factory ledger account opened at the head office level. अच्छा, All the times factory ledger accounts maintained with head office and general ledger accounts maintained with factory are the mirror image and accordingly opening and closing balances of both ये रुक जाए, will be the same. ये रुक जाए। अच्छा, ऐसी एंट्रियां जिसमें दोनों एस्पेक्ट फाइनेंशियल को या दोनों एस्पेक्ट प्रोडक्शन कंट्रोल को, वो तो तय हो गया, एक ने पास करनी दूसरे ने नहीं करनी। लेकिन अगर कोई ऐसी एंट्री है जिसकी एक टांग कहाँ पे है, प्रोडक्शन कॉस्ट साइकिल के किसी अकाउंट में है और दूसरा एस्पेक्ट जो है किसी फाइनेंशियल में है, ऐसी एंट्रियां दोनों पास करते हैं। लेकिन इसका फिर हल क्या निकाला जाता है, देखो हेड ऑफिस अपने पास एक अकाउंट मेंटेन करता है फैक्ट्री के नाम का, उसको कहते हैं फैक्ट्री लेजर अकाउंट। एक अकाउंट ओपन हुआ होता है फैक्ट्री में हेड ऑफिस के नाम का, उसको कहते हैं, या इसको हेड ऑफिस अकाउंट भी बोलते हैं या इसको जनरल लेजर अकाउंट भी बोलते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे भी मैंने मिसाल यही दी हुई है, बोर्ड पे भी यही लिख रहा हूँ। मिसाल ले लो कि तुम मटेरियल की परचेज की एंट्री नॉर्मली क्या पास करते हो, जो कल पढ़ा है, सीधा रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट और पेएबल क्रेडिट। अगर इसमें देखा जाए तो एक अकाउंट प्रोडक्शन कॉस्ट साइकिल का है और जो पेएबल है वो किसका है,
फाइनेंशियल अकाउंट है। लेकिन हमने जब कल इंटीग्रेटेड सिस्टम पढ़ा है तो हमने दोनों एंट्रियां मुंह उठा के पास कर दी हैं, एक एंट्री ऐसी पास कर दी है क्योंकि इंटीग्रेटेड बुक्स मेंटेन हो रही थी इकट्ठी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब यही एंट्री, अब ये दोनों एंटिटीज पास करेंगी, यही एंट्री जब हेड ऑफिस पास करेगा तो क्या पास करेगा, यही एंट्री यही बनती है। जब वो डेबिट करने जाएगा उसके पास अकाउंट नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो वो क्या करेगा, जो उसने अपनी बुक्स में फैक्ट्री के नाम का लेजर खोला हुआ है उसको डेबिट कर दिया जाएगा क्योंकि उसको अकाउंट नहीं मिला। फैक्ट्री लेजर अकाउंट डेबिट एंड पेबल, पेबल उसको मिल जाएगा क्योंकि ये क्या है, फाइनेंशियल अकाउंट है। सो हेड ऑफिस ये एंट्री पास कर देगा। इसी तरह से ये जो आपका फैक्ट्री है वो ये एंट्री कैसे पास करेगी, जब वो इस परचेज को बुक करने जाएगी वो डेबिट किसको करेगी, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को, ये अकाउंट उसके पास है वो डेबिट कर देगी। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट। क्रेडिट वो जब पेबल को करने जाएगी उसको ये अकाउंट नहीं मिलेगा, लेकिन उसने अपने लेजर में, अपनी बुक्स में हेड ऑफिस के नाम का अकाउंट खोला हुआ है, उसका नाम है जनरल लेजर, वो उसको जाके क्या कर देगा, क्रेडिट, जनरल लेजर अकाउंट क्रेडिट, ये लिखा हुआ सारा, मैं सिर्फ एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। सो ऐसी एंट्रियां बचे जिसमें एक एस्पेक्ट फाइनेंशियल, एक प्रोडक्शन को, दोनों पास करेंगी, लेकिन जो अकाउंट ऐसा है जो कि फॉर एग्जांपल हेड ऑफिस के पास फैक्ट्री का कोई अकाउंट नहीं है, जो कि जैसे हमारी इस मिसाल में रॉ मटेरियल्स है, तो वो फिर अपने पास जो फैक्ट्री के नाम का अकाउंट है उसको डेबिट कर देगा। लाइकवाइज जो आपकी फैक्ट्री है उसके पास जैसे हमारी मिसाल में क्रेडिट करने को फाइनेंशियल अकाउंट नहीं है, तो वो फिर क्या करेगा, उसके बुक्स में जो जनरल लेजर अकाउंट है उसको क्रेडिट कर देगा। अब इनकी नेचर्स क्या हैं, अभी ये हमने सिर्फ तरीका सीखा है कि ऐसी एंट्रीज बुक कैसे होती हैं। अब हम इनकी ज़रा नेचर स्टडी करने लगे हैं कि ये जो हेड ऑफिस में फैक्ट्री लेजर अकाउंट होता है ये, और जो आपका जनरल लेजर अकाउंट है किसके पास, फैक्ट्री के पास, इनकी नेचर क्या है, ये होते क्या है असल में। आप ज़रा इसको पढ़ो, ये देखो यहाँ तक तो तुम्हें मिसाल भी नज़र आ जाएगी। Ledger account maintained at head office reflects the receivables or expenditures done by the head office for the factory. आप ज़रा एक मिनट ये दोबारा पढ़ते हो, ये वाला, ये एट हेड ऑफिस, ये जो फोर्थ लास्ट लाइन है इस सफ़े की, पहले सफ़े की, एट हेड ऑफिस, चलो ये ठीक है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ो। सच ट्रांजैक्शंस इन विच सेकंड इफेक्ट, Such transactions in which second effect hits the financial account, factory shall not hit the financial account, instead it shall hit the head office account. ठीक है। Likewise, such transaction in which second transaction hits some cost cycle account, head office shall not hit the cost cycle account directly and shall hit factory ledger account opened at the head office. ठीक है, level. ये जो मैंने अभी बात की है। अच्छा आगे क्या कहता है, एट ऑल टाइम्स, All the times factory ledger account maintained with head office and general ledger account maintained with factory are the mirror image, and accordingly opening and closing balances of both will be the same. ये जो आपके हेड ऑफिस के पास जनरल लेजर और जो सॉरी हेड ऑफिस के पास फैक्ट्री लेजर और फैक्ट्री के पास जो जनरल लेजर है, ये हमेशा एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे, कभी इनमें कोई डिफरेंस नहीं आया करेगा। देयरफॉर इन दोनों के ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस हमेशा एक दूसरे के बराबर हुआ करते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड दे विल हैव द सेम ओपनिंग बैलेंस, लेकिन दोनों की नेचर्स मुख्तलिफ है। अब जरा नेचर्स पे आने लगे। इसी तरह से इनकी जो क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द पीरियड दे विल बी द सेम। यही मिसाल एक तुम्हें मिसाल आगे मिल रही है, ये देखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की एंट्री अगर इंटीग्रेटेड बुक्स में मेंटेन करेंगे तो यहाँ मेंशन कर दी है, अगर यही इंटरलॉकिंग अकाउंट्स में तो फिर फैक्ट्री और हेड ऑफिस में क्या एंट्री जाएगी यहाँ पे मेंशनड है। आगे पढ़ो। Factory ledger account maintained at head office reflects the receivables or expenditures done by the head office for the factory. ठीक। General ledger accounts maintained at factory reflects the payables or expenditures done for factory by head office or assets held by the factory on behalf of head office, which will be equal to summation of the closing raw material, work in process, and finished goods at the end of each period, as nothing is receivable and payable at the period end other than inventory with factory. अच्छा, ये जो हेड ऑफिस के पास ये जो फैक्ट्री लेजर अकाउंट है ना, ये रिसीवेबल्स को रिप्रेजेंट करता है। आप खुद सोचें, हेड ऑफिस ने खर्चा किया है और खर्चा क्या किया है कि मटेरियल ख़रीद के दिया है, और किसके पास है ये मटेरियल पड़ा हुआ, फैक्ट्री के पास पड़ा हुआ है। ये खर्चा किया गया है हेड ऑफिस की तरफ से फॉर द फैक्ट्री, तो ऐसे ही समझ लें जैसे ये एसेट है, जैसे ये एक रिसीवेबल की नेचर है। इट रिप्रेजेंट्स द एक्सपेंडिचर डन बाय द हेड ऑफिस फॉर द
फैक्ट्री। सो ये जो आपका अकाउंट होता है ना हेड ऑफिस के पास फैक्ट्री का मेंटेन हुआ हुआ, ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे? रिसीवेबल नेचर को। लाइकवाइज ये जो इन्वेंट्री खरीदी गई है फैक्ट्री के लिए, ठीक है, फैक्ट्री के पास एक एसेट आ गया क्या? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का, लेकिन क्या फैक्ट्री ने ये खर्चा किया है? नहीं। इट हैज़, क्या इन्होंने पेमेंट की है? क्या क्रेडिट इम्पैक्ट बैंक को गया है? नहीं। क्रेडिट किसको कर रहे हैं? जनरल लेजर अकाउंट को, जो कि एक्चुअली लायबिलिटी नेचर का अकाउंट है। ये जो जनरल लेजर अकाउंट फैक्ट्री के पास मेंटेन होता है, इट रिप्रेजेंट्स द एक्सपेंडिचर दैट हैज बीन डन फॉर द फैक्ट्री बाय द हेड ऑफिस, सो दैट रिप्रेजेंट्स अ पेएबल नेचर। सो मिरर इमेजेस होते हैं कौन? ये जनरल लेजर अकाउंट इन द फैक्ट्री एंड फैक्ट्री लेजर अकाउंट एट द हेड ऑफिस, लेकिन इनकी नेचर्स ऑपोजिट होती हैं। ये रिसीवेबल होता है और ये पेएबल नेचर रखता है। अच्छा, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो कि मेरा ख्याल है अभी हमने पढ़ा है, आखिरी पैराग्राफ में है, ये जो आपके पास ये जो जनरल लेजर अकाउंट होता है सारे का सारा, ये मेजर इन्वेस्टमेंट्स आपको क्या नज़र आ रही होंगी? हेड ऑफिस फैक्ट्री के लिए क्या कर रहा होगा? इन्वेंट्री ही खरीद रहा होगा। सो हमेशा आपका जो जनरल लेजर का जो बैलेंस है ना, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द समेशन ऑफ द इन्वेंट्रीज दैट आर हेल्ड बाय द फैक्ट्री। हम इसको वेरीफाई भी कर लेंगे, इसको प्रूव भी कर लेंगे, क्योंकि यही वो इन्वेस्टमेंट्स हैं, यही वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि हेड ऑफिस आपकी फैक्ट्री के लिए करेगा कि भाई जब भी उसको इन्वेंट्री की ज़रूरत पड़ेगी तो वो इसको ख़रीद के देगा। तो बाय द एंड ऑफ द पीरियड एंड इवन एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, वट एवर इन्वेंट्री बैलेंस इज केप्ट एट द फैक्ट्री, उनको ऐड करेंगे तो वो जनरल लेजर अकाउंट के बराबर आ रहा होगा, क्योंकि यही वो एक्सपेंडिचर है जो हेड ऑफिस फैक्ट्री के लिए करता है। अभी वो सवाल करेंगे तो उसमें मैं उसको प्रूफ भी कर दूँगा। तो ये आपको बात नज़र आती है कि ये क्या कह रहा है कि on behalf of factory which will be equal to summation of the closing raw material, work in process and finished goods at the end of each period, as nothing is receivable as and payable at period end other than inventory with the factory. So general ledger balance at period end, that will be equals to raw material inventory plus work in process inventory plus finished goods inventory. Closing में भी यही मामला है, ओपनिंग में भी यही मामला होगा, क्योंकि जाहिर है हर पीरियड का क्लोजिंग अगले का ओपनिंग ही होता है, ठीक है ना। और जनरल लेजर बैलेंस किसके बराबर होगा? जो कि हेड ऑफिस में फैक्ट्री अकाउंट। सो ये तीनों आपस में लिंक्ड हैं। फैक्ट्री के पास जो जनरल लेजर का अकाउंट है वो तीनों इन्वेंट्रीज के बराबर की समेशन के बराबर, और यही जनरल लेजर का बैलेंस हेड ऑफिस में जो फैक्ट्री का अकाउंट है उसके बराबर हुआ करेगा, लेकिन नेचर उलट है, वो लायबिलिटी नेचर है, ये रिसीवेबल नेचर रखता है। अच्छा, आगे क्या कहता है? प्रॉफिट रिकंसिलिएशन के बारे में क्या कहता है? Profit and loss account and balance sheet preparation is done at the head office level only. Consolidating both accounts shall result into preparation of final profit and loss account and balance sheet at head office level, as both are located in the same premises. Hence there is no need of making any reconciliation of profit. ठीक हो गया। सो रिकंसिलिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही जगह पे अकाउंट्स फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, और वो कहाँ बनते हैं? हेड ऑफिस। बहरहाल, अच्छा आगे ये वाले पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। और ये ज़रा की है, ये एरिया ज़रा की है, यानी कि जाहिर है हम ये जो कह रहे हैं कि हमने कंसोलिडेट करना है, तो कंसोलिडेट करने का क्या तरीका है? वो कौन सा अकाउंट है जो कि दोनों आपके हेड ऑफिस में फैक्ट्री लेजर और फैक्ट्री में जनरल लेजर, ये इन दो अकाउंट्स को रिकंसाइल करने के लिए कौन सा अकाउंट है जो कि इस्तेमाल किया जाता है? ये अब उसका जिक्र आने लगा है, ज़रा गौर से पढ़िएगा, सुनिएगा। That is, it will not be debited to the wages control account and credited to general account at factory. It is paused at head office level altogether. जी, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन प्रोडक्शन वेजेस। इसकी एंट्री कल हमने क्या सीखी थी? इसकी एंट्री कैसे पास होती है? वेजेस कंट्रोल में इकट्ठी पास की जाती है, ऐसे ही करते हैं ना। वेजेस कंट्रोल में एक एंट्री डेबिट और फिर पेएबल जो भी है कि डिडक्शंस हैं या नहीं है, वो सेकंड इम्पैक्ट वहाँ पे जाता है। उसके बाद मैं यहाँ से रिक्लासीफाई करके कहाँ पे लेके जाता हूँ? नॉन प्रोडक्ट, यही पढ़ा था ना। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, उसकी रीज़न क्या है? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स की क्या यहाँ अकाउंट होगा फैक्ट्री में? नहीं। तो फिर इसका हल क्या निकाला जाता है कि आप सारे वेजेस उठा के डेबिट नहीं करेंगे, किसको? वेजेस कंट्रोल अकाउंट को। आप सिर्फ जो प्रोडक्शन रेलेवेंट वेजेस है ना, यानी डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट प्रोडक्शन सैलरी, सिर्फ ये डेबिट होगा वेजेस कंट्रोल अकाउंट को, और आप जनरल लेजर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन जो आपके नॉन प्रोडक्शन वेजेस है ना, इसका चूंकि अकाउंट ही कहाँ खुला हुआ है? हेड ऑफिस में, तो वो हेड ऑफिस अपनी एंट्री खुद ही पास करेगा। डेबिट इम्पैक्ट भी कहाँ स्ट्रेट अवे किस में ले लेगा? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में, और पेएबल का भी अकाउंट किसके पास है? उसी के पास। ये नॉन प्रोडक्शन स्टाफ की जो सैलरी है, इसकी एंट्री किसने पास करनी है बच्चे? हेड ऑफिस ने, क्योंकि दोनों अकाउंट्स उसी के पास है। तो फैक्ट्री इसमें से ना डेबिट इम्पैक्ट ले सकता है ना क्रेडिट। तो हम इसके लिए कोई एक
पहली एंट्री पास करें जी वेजेस में, फिर रिक्लासीफाई, ये काम हम नहीं करेंगे। अब हमने सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट प्रोडक्शन की सैलरी ये इकट्ठी आप वेजेस में डालें। उसके बाद जो इनडायरेक्ट सैलरी है प्रोडक्शन स्टाफ की, उसको रिक्लासीफाई करके प्रोडक्शन ओवरहेड्स में ले जाएं, क्योंकि ये एंट्रियाँ, ये अकाउंट्स कहाँ पे हैं, सारे फैक्ट्री में हैं। ये काम आप कर सकते हो। सो इंटरलॉकिंग बुक कीपिंग सिस्टम में जो नॉन प्रोडक्शन स्टाफ की सैलरियाँ हैं वो कहाँ पास होती हैं, हेड ऑफिस। अच्छा, दूसरी चीज़, Entry for under over absorbed is passed from overheads to finished goods account instead of profit and loss account, not to the general ledger account. From there, the impact is taken finally. From there, the impact is taken finally in factory ledger account maintained at head office. हो हो। ओके, मैंने अभी यहाँ पे इस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने आपके पास दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलहदा, इस पार्टीशन के उस पार हेड ऑफिस के अकाउंट्स हैं। मेन अभी मैंने खड़े किए हैं, सारे नहीं मैंने खड़े, और यहाँ पे जो मेन है ये तो पहले ही बना हुआ। ओके बच्चे, फिनिश गुड्स का अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि आपके फैक्ट्री में भी मेंटेन होगा। ये एक ऐसा अकाउंट है जो कि हेड ऑफिस में भी मेंटेन होगा। ये एक ऐसा अकाउंट है जो कि दोनों आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसको रिकनसाइल करने में, या यूँ कहें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यहाँ से उठा के हेड ऑफिस में भेजने का काम आता है। क्योंकि मज़े की बात है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है क्या, जो गुड्स बिकी हैं उनकी कॉस्ट, उसकी कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन किसके पास है, फैक्ट्री, हेड ऑफिस के पास कोई नहीं है। सो कैलकुलेशन यहाँ पे होगी, लेकिन फिर एक एंट्री पास करेंगे जिसकी मदद से ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ से उठ के किसकी बुक्स में चला जाएगा, हेड ऑफिस की बुक्स में। ये देखो, वो अब ये कह रहा है कि आपका जो फिनिश गुड्स का अकाउंट है वो दोनों जगह मेंटेन्ड है। इस पैराग्राफ को यहाँ से पढ़ो, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्ब्ड। ये देखो, अभी इंटीग्रेटेड बुक कीपिंग सिस्टम में तुम क्या करते थे, इधर देखें, छोड़ दें उसको। ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स का अकाउंट था, यहाँ क्या था, एक्चुअल ओवरहेड्स, ये क्या थे, एब्जॉर्ब्ड। दोनों का बैलेंस या ओवर था या अंडर था। अगर तो ये आपका ओवर एब्जॉर्ब था, यानी एक्चुअल जो था वो आपका एब्जॉर्ब ज़्यादा था, तभी तो ओवर एब्जॉर्ब होगा ना, और एक्चुअल कम था, तो फिर उस केस में आप मज़ीद एक्सपेंस की एंट्री बुक करते थे।
इसी तरह था ना, यानी कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्रेडिट और डेबिट किसको करते थे, ये प्रॉफिट लॉस, यानी यहाँ से एंट्री डायरेक्टली हिट होती थी इस अकाउंट से, ऐसे ही करते थे। अंडर एब्जॉर्ब के केस में यहाँ एंट्री बुक होती थी प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और अगर ओवर एब्जॉर्ब्ड होता था तो रिवर्स होता था कि मैं प्रॉफिट लॉस को क्रेडिट करता था। मुझे बताया प्रॉफिट लॉस अकाउंट यहाँ पे है फैक्ट्री में, नहीं। तो फिर इसका हल ये निकाला जाता है कि जो आखिरी अकाउंट मुझे मिल रहा है इस पूरे कॉस्ट साइकिल में वो है जी फिनिश गुड्स का अकाउंट, यही है ना, उसके बाद तो अकाउंट ख़त्म है। तो ये क्या करते हैं हम कि अगर फॉर एग्जांपल आपने एब्जॉर्प्शन कम की हुई है, इट इज़ अंडर एब्जॉर्ब्ड, तो आप क्रेडिट किसको करोगे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स को, और डेबिट करेंगे सर जी इन फिनिश गुड्स इन्वेंट्री अकाउंट को। तो मैंने यहाँ मिसाल ले ली है कि इट इज़ अंडर एब्जॉर्ब्ड, तो अंडर एब्जॉर्ब्ड की एंट्री मजीद एक्सपेंस की बुकिंग होती है, डेबिट प्रॉफिट लॉस को कर नहीं सकता, तो मैं किसको करूँगा, फिनिश गुड्स अकाउंट को। ये देखें ये एंट्री कहाँ से आ रही है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल ओवर एब्जॉर्प्शन हो गई है, ये वाली साइड भारी है, तो फिर उस केस में प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा, प्रॉफिट लॉस नहीं, फिनिश गुड्स का अकाउंट। अब ये देखो क्या होगा, फिनिश गुड्स का ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस होगा, जाहिर है पिछली दफ़ा का जो क्लोजिंग है वो इस दफ़ा का ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया। फिर इसमें फिनिश गुड्स अकाउंट को कंप्लीट कर रहा हूँ, और इसके अलावा क्या होगा, डेबिट साइड में जो चीज़ें बनी है ड्यूरिंग द पीरियड कहाँ से आएंगी, वर्क इन प्रोसेस से, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की मद में, ऐसा ही है। अच्छा क्रेडिट साइड पे आ जाए, यहाँ पे बच्चा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है और क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब आपका जो मामला होगा वो क्या होगा, आपने क्लोजिंग बैलेंस को FIFO या वेटेड एवरेज के तहत वैल्यू करना है, जो भी वैल्यू आएगी किसके तहत, FIFO या वेटेड एवरेज। और बच्चे जो COGS है ना, पहले तो तुम कैलकुलेट करते थे FIFO या वेटेड एवरेज से, पिछले साल में ऐसे ही किया था ना। यहाँ पे अब आपकी अप्रोच होगी कि आपने इसको बैलेंसिंग कैलकुलेट करना है। क्यों, क्योंकि अब अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का इम्पैक्ट भी यहाँ पे आ रहा है, पहले वो नहीं आता था। उसकी वजह से आप अगर डायरेक्टली इसको वैल्यू करना चाहोगे हो सकता है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप तो काफ़ी ज़्यादा एरर्स करने के चांसेस हैं। तो COGS क्या करना है, कैलकुलेट बैलेंसिंग फिगर। ये जो COGS की आपने एंट्री पास की है ना, अब ये एंट्री आप यहाँ पास करोगे, फिनिश गुड्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स दैट हैव बीन सोल्ड। जाहिर है इसका क्रेडिट इम्पैक्ट अगर यहाँ है तो डेबिट कहाँ होगा, कहीं ना कहीं तो पास करूँगा। क्रेडिट इफेक्ट फिनिश गुड्स में, और डेबिट होगा सर जी जनरल लेजर अकाउंट। ये देखें किस अमाउंट से, जो भी अमाउंट कैलकुलेट होती है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। ये जो तुमने अमाउंट कैलकुलेट की है ना, ये COGS की एज अ बैलेंसिंग फिगर, ये यहाँ पे फैक्ट्री में जनरल लेजर को डेबिट और फिनिश गुड्स अकाउंट को क्रेडिट। एग्जैक्ट यही अमाउंट से तुमने रिवर्स एंट्री पास करनी है, कहाँ पे, हेड ऑफिस में। कहाँ पे, फिनिश गुड्स अकाउंट, यहाँ पे तुमने फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट किया था, क्रेडिट किया था, यहाँ पे यही अमाउंट से डेबिट करोगे और फैक्ट्री लेजर अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, यही अमाउंट। मिसाल ले लें, दिस अमाउंट इज 5 लाख, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। मैं फिर ये लिख दूं, फिर दोबारा रिपीट करता हूँ। इसी अमाउंट से, 5 लाख की अमाउंट से, यहाँ पे आप फिनिश गुड्स अकाउंट को डेबिट करोगे और बच्चे क्रेडिट किसको करोगे, फैक्ट्री लेजर अकाउंट को। ये देखिए फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, ये वाली एंट्री है, ताकि रिकनसाइल भी हो जाए। ये एंट्री, इस एंट्री से तुमने किया क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि कैलकुलेट कहाँ पे हुआ है, फैक्ट्री में, यहाँ पे एंट्री पास कर दी ताकि ये वाली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दो और किस में ट्रांसफ़र कर दो, जो मेरे पास फैक्ट्री के पास हेड ऑफिस का अकाउंट है। इसी अमाउंट के साथ, अमाउंट की कैलकुलेशन तुमने कर ली, इसी अमाउंट के साथ यही एसेट वहाँ से निकला है और कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ पे। वहाँ से तो वो एसेट आउट हो गया और रिफ्लेक्ट कहाँ होना शुरू हो गया, हेड ऑफिस में, फिनिश गुड्स के अकाउंट में। देखो डेबिट क्या हुआ, 5 लाख, और क्रेडिट कहाँ से आया, फैक्ट्री से आया ना। तो फैक्ट्री के ये बैलेंसेस हैं जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिसीवेबल है, तो यहाँ से रिसीव हो गया 5 लाख की अमाउंट। अब ये जो फिनिश गुड्स का अकाउंट है, ये इसका मकसद क्या है, यहाँ पे कुछ इन्वेंट्री का कोई रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, नहीं, ये सिर्फ राउटिंग होता है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे टेम्परेरीली चीज़ें ठहरती हैं और फिर आगे चली जाती हैं। सो ये सिर्फ इस मकसद के लिए है कि COGS फैक्ट्री से आए और हेड ऑफिस में ट्रांसफ़र हो जाए। यहाँ से एक और एंट्री पास करोगे, यहाँ से तुम उठाओगे ले जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। सिर्फ ये एक राउट करने के लिए एक टेम्परेरी अकाउंट है, स्टेशन होती हैं टेम्परेरीली चीज़ें और फिर आगे चली जाती हैं। आगे इन्होंने कहाँ पे जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में। क्यों मैंने इतने जतन किए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस मेरा फैक्ट्री में नहीं है, दैट्स इट।
सो मैंने क्या किया, एक ऐसी एंट्री मुझे पास करनी है जो कि क्या है, COGS की कंप्यूटेशन फैक्ट्री में होगी, कैलकुलेट हो गई, अब उसको ट्रांसफ़र करना है हेड ऑफिस में। ट्रांसफ़र करने की दो एंट्रियां, एक फैक्ट्री करेगा, एक हेड ऑफिस। क्या वहाँ से फिनिश गुड्स निकल के जनरल लेजर अकाउंट को डेबिट हो जाएंगे, और यहाँ पे वही फिनिश गुड्स का एसेट आपके फिनिश गुड्स अकाउंट में डेबिट होकर बतौर एसेट रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, और क्रेडिट क्या होगा, आपका फैक्ट्री लेजर अकाउंट, क्योंकि वहीं से रिसीवेबल था ये। ठीक हो गया। सो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। सो द सेम फिनिश गुड्स दैट यू कैलकुलेटेड एट द फैक्ट्री, नाउ इट इज रिप्रेजेंटिंग एट द हेड ऑफिस। नाउ यू कैन ट्रांसफर इट टू योर प्रॉफिट एंड लॉस। चेन ऑफ इवेंट्स वही है, सिर्फ बीच में कह लो कि एक बैलेंस को पास करने के लिए दो एंट्रियां की गई हैं। अब ये यहाँ पे बच्चे कैसे रिप्रेजेंट होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 लाख, और ये जो गुड्स तुमने बेची हैं जितनी भी हैं उसका सेल रेवेन्यू यहाँ पे, वो तो तुम्हें पता ही है। तुम्हारे पास जो सेल्स का अकाउंट है ये तो पहले ही कहाँ मेंटेन हो रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पे डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट आता रहता होगा, और फिर तुमने एक एंट्री पास की होगी और ये कहाँ चला गया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, 6 लाख। दैट्स इट। और ये गेम शुरू कहाँ से हुई है, शुरू कहाँ से हुई है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट में जो अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड है ना, उसका जो सेकंड इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, वो मेरे पास है कोई नहीं। मेरे पास आखिरी अकाउंट बचता है वो फिनिश गुड्स का है, तो वो इम्पैक्ट अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का बचा यहाँ आएगा। COGS बैलेंसिंग निकालना है, जो COGS आ गया उसका सेकंड इम्पैक्ट पेएबल का, रिसीवेबल का, सॉरी, ये देखें COGS क्रेडिट, तो डेबिट क्या हो रहा है, हेड ऑफिस का अकाउंट, वो डेबिट हो गया। इसी अमाउंट से रिवर्स एंट्री तुमने फिनिश गुड्स की वहाँ पास करनी है। आफ्टर यू हैव डन दैट, ट्रांसफर दैट फिनिश गुड्स एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि टेक्निकली इट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेकिन कैलकुलेट बैलेंसिंग फिगर होगा। अब जब ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इट विल बी वेरी मच क्लियर। इसको अब जरा पढ़ते हैं इन आइटम्स को जो कि मैंने अभी डिस्कस की हैं। देखो क्या करता है। एंट्री नंबर 2 जरा पढ़ो उसको हसन, पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। Entry for under over absorbed is passed from overheads to finished goods account instead of profit and loss account, not the general ledger account. From there, the impact is taken finally in factory ledger account maintained at head office. ठीक है, तो ये जो अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड है कहाँ, वो कह रहा है पास करना है फिनिश गुड्स। यहाँ से इम्पैक्ट कहाँ चला जाएगा, फिनिश गुड्स ऑफ द हेड ऑफिस। कैसे, आगे क्या कहता है, Finished goods is the only account that is maintained at both head office and the factory level, as this is the account that links both factory and head office at the end of the period. How? At factory level, general ledger account is debited and finished good is credited. ये देखें ये फैक्ट्री लेवल पे फिनिश गुड्स अकाउंट क्रेडिटेड बाय द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और क्या डेबिट होगा, जनरल लेजर अकाउंट। ये पहली स्टेटमेंट। फिर एस PLS इज नॉट मेंटेन्ड एट द फैक्ट्री। फिर क्या कहता है, COGS इज कंप्यूटेड एज बैलेंसिंग फिगर है, एज है, पढ़ो उसको। COGS is computed as balancing figure as here. Under or over absorption is also adjusted. Closing stock will be valued based on FIFO or weighted average. So here the cost of goods sold will not be computed directly as we do in integrated accounting system using FIFO or weighted average due to adjustment of under or over absorption directly into finished goods account. ठीक हो गया। यानी फिनिश गुड्स अकाउंट की हमने डिटेल डायसेक्शन कर ली है कि इसमें सारी आइटम्स कहाँ से आनी है। क्लोजिंग को तुम FIFO वेटेड एवरेज से करो, COGS बैलेंसिंग निकलेगा। अब ये देखो फिनिश गुड्स की सारी स्कीम ऑफ एंट्रीज यहाँ मैंने प्लेस की हुई हैं, इसको पढ़ो अगले पेज पे। फिनिश गुड्स अकाउंट एट फैक्ट्री, इसकी स्कीम ऑफ एंट्री। Opening stock is equal to previous period's closing stock computed through FIFO or weighted average. Closing stock computed through FIFO or weighted average. ठीक हो गया। Under absorption in entries where finished goods are debited and production overheads account are credited. Over absorption where production overheads account are debited and finished goods are credited. वही जो कल की एंट्री है, बस फर्क ये है P&L को नहीं जा रही एंट्रियाँ, फिनिश गुड को जा रही हैं। आगे कॉस्ट ऑफ गुड्स manufactured, finished goods are debited and work in process account is credited. ये वाली एंट्री वर्क इन प्रोसेस से निकली और COGM के तौर पे फिनिश गुड्स डेबिट हो गया। यानी फिनिश गुड्स की सारी डिटेल है। आगे क्या कहता है, Cost of goods sold is computed as balancing figure in finished goods account and debited to general ledger account. बिल्कुल सही है। ये वाली जो एंट्री जो हमने शुरू में भी डिस्कस की है। और general account debit and finished goods account credit. ठीक। At head office level for same value of finished goods, inventory of finished goods account is debited to finished goods account and factory ledger account is credited. यही अमाउंट के साथ वहाँ पे
हेड ऑफिस में आपने एंट्री पास कर देनी है, फिनिश गुड्स डेबिट एंड फैक्ट्री लेजर अकाउंट क्रेडिट। Note, this entry in a nutshell transfer cost of goods sold from finished goods account to the factory and finished goods account to head office through the inter-entity account maintained. Finished goods account at head office level will only be used as routing account to route COGS from factory ledger account to profit and loss. इन दोनों तस्वीरों को एक दफ़ा देख लें, इट विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर ऑफ द सेम। ये जो नीचे दो पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो लेफ्ट साइड आपकी फैक्ट्री को रिप्रेजेंट करती है, राइट साइड आपकी हेड ऑफिस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये देखो मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, ठीक है। यहाँ पे सब डेबिट कहाँ पे होंगे? इन अकाउंट्स में, क्योंकि ये अकाउंट्स फैक्ट्री के पास हैं। क्रेडिट क्या होगा? जब कॉस्ट बुक करेंगे, मटेरियल, लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स जब डेबिट करेंगे, शुरू में जब खर्चा बुक करना है पहला स्टेप, तो क्रेडिट क्या होता है? पेएबल्स होते हैं। हमारे पास है पेएबल? नहीं। किसको क्रेडिट करेंगे? जर्नल लेजर। तो देखो उसने वही तो एस्पेक्ट आपको नजर आ रहा है। देखो क्रेडिट होता जा रहा है जर्नल लेजर, और डेबिट क्या क्या होते जा रहे हैं? मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक हो गया। और जो आपका एंड पे एंट्री आती है, जो फिनिश गुड से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की मद में, वो देखो COGS कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है? फिनिश गुड से। और किसको डेबिट कर रहा है? ये देखो फिनिश गुड्स अकाउंट को। तो आगे से प्रोसेस वही है। जब एक दफ़ा मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स आ गए, उसके बाद इसने निकल के कहाँ पे जाना है? वर्क इन प्रोसेस में। वर्क इन प्रोसेस किसके पास है? फैक्ट्री के पास। वहीं पे एंट्रियाँ होंगी। वर्क इन प्रोसेस से गुड्स कंप्लीट होकर कहाँ पे जाएंगी? फिनिश गुड्स। जैसे कल था बिल्कुल वैसे होगा, बस फ़र्क ये है फिनिश गुड्स के बाद फैक्ट्री का ब्लॉक लग जाएगा, आगे उसके पास कोई अकाउंट नहीं है। सो फिनिश गुड्स से COGS बैलेंसिंग निकला और कहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया? जर्नल लेजर अकाउंट में। वो जो तुम्हें आखिरी तीर नज़र आ रहा है नीचे से गुजरता हुआ। अच्छा, उसके बाद देखो जो जर्नल लेजर जो हेड ऑफिस में मेंटेन हुआ है, वहाँ पे कोई आपको WIP नहीं नज़र आएगा, कोई मटेरियल नहीं नज़र आएगा, कोई वहाँ पे डायरेक्ट वेजेस कंट्रोल अकाउंट नहीं नज़र आएगा, कोई वहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी नहीं नज़र आएगा। सिर्फ आपको जो नज़र आना है वो पेएबल का अकाउंट आएगा और एक फैक्ट्री लेजर का अकाउंट, क्योंकि फैक्ट्री लेजर में डेबिट होता चला जाएगा मटेरियल, लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए खर्चा, और क्रेडिट तो पेएबल नहीं होना है। पेएबल का अकाउंट बिल्कुल हम मेंटेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिनिश गुड्स का अकाउंट होगा, वो भी सिर्फ राउटिंग के लिए, वरना इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। और सीधा प्रॉफिट एंड लॉस चाहते हैं तो सेल्स और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स का अकाउंट बना सकते हैं। एंट्री आनी है उसमें, उसको कौन सी बड़ी चीज़ है। सो इसमें सिर्फ ये वाले अकाउंट्स होंगे। तो ये देखो, जब भी तुम मटेरियल परचेज करोगे तो ये डेबिट होगा फैक्ट्री लेजर, और क्रेडिट किसने होना है? पेएबल। जब वेजेस की एक्सपेंस स्टेप 1 में बुक करेंगे तो इसने डेबिट होना है, क्योंकि वेजेस कंट्रोल अकाउंट तो है कोई नहीं, और क्रेडिट किसने होना है? पेएबल ने। पेएबल इसके पास मौजूद है, अकाउंट बनाएंगे। इसी तरह जब प्रोडक्शन ओवरहेड्स एक्चुअली इनकर होंगे स्टेप 1 में, किसने डेबिट होना है? इसने, क्योंकि प्रोडक्शन ओवरहेड्स तो हेड ऑफिस के पास है ही नहीं। और क्रेडिट किसने होना है? पेएबल्स ने। तो पेएबल्स का अकाउंट नहीं बनाया मैंने, वरना वो तीनों एंट्रियाँ ये कहाँ पे जानी है? स्टेप 1 में, पेएबल्स के अकाउंट के अंदर। जब स्टेप 2 पे जाएंगे, स्टेप 2 इसके लिए नहीं है, फैक्ट्री के लिए। स्टेप 3 क्या है? WIP में ट्रांसफर करना, वो भी इसकी एंट्री नहीं है, वो किसकी है? स्टेप 4 क्या है? WIP से फिनिश गुड्स में एंट्रियां जानी, या फिनिश गुड्स जो हैं वो WIP से कहाँ ट्रांसफर करना है? फिनिश गुड्स। ये भी कौन सी एंट्री है? इसकी है। लेकिन यहाँ पे इसी स्टेप में COGS यहाँ कैलकुलेट होगा और वो उठ के यहाँ पे आ जाएगा फिनिश गुड्स में, और यहाँ से आखिरी स्टेप 5वां वो यहाँ से परफॉर्म होगा, और प्रॉफिट लॉस में ये सारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जा रहा होगा, पूरी स्कीम। ठीक है जी। लें सर जी क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ तक कोई सवाल किसी का है तो पूछ लें। फर्दर क्लैरिफिकेशन, फर्दर अंडरस्टैंडिंग इंशाअल्लाह सवाल में हो जाएगी। आप अगर कोई चीदा पॉइंट्स रह गए हैं किसी के, तो जब हम सवाल कर रहे होंगे उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। डेबिट किया, ये देखो
जो अब हमने आखिरी सफ़ा पढ़ा है ना, उसमें देखो कि ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ट्रांसफ़र करना है, तो आपका हेड ऑफिस क्या एंट्री पास कर रहा है, डेबिट किसको कर रहा है, फिनिश गुड्स, क्योंकि ये एसेट किसके पास आया है, हेड ऑफिस के पास, तो ज़ाहिर है फिनिश गुड्स डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा, फैक्ट्री लेजर अकाउंट। क्योंकि ये एक रिसीवेबल नेचर का था, तो कुछ आइटम हेड ऑफ फैक्ट्री से रिसीव हो गई हमें, तो ज़ाहिर है इसी के अगेंस्ट नॉक ऑफ करवाएंगे ना, तो एंट्री क्या पास करेंगे, ये हेड ऑफिस क्या पास करेगा, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट 5 लाख के अमाउंट से, और जो फैक्ट्री लेजर अकाउंट है दैट विल बी क्रेडिटेड, दैट विल रिप्रेजेंट बच्चे व्हाट, COGS, कॉस्ट ऑफ द गुड्स दैट हैव बीन सोल्ड। वहाँ क्या एंट्री पास होगी, जर्नल लेजर अकाउंट डेबिट विद 5 लाख एंड फिनिश गुड्स अकाउंट क्रेडिट 5 लाख, और ये भी COGS ही है। यही एंट्री COGS की उधर भी पास इधर भी पास, ट्रांसफ़र हो गई इस एंट्री से फैक्ट्री से हेड ऑफिस। चलो पढ़ो, ये सवाल जो है इसके जो फिगर्स हैं सारे के सारे वही हैं जो सवाल नंबर 1 के हैं। बहरहाल इसको एक दफ़ा खुद ही देख लें, फिर जितना आज हो गया उतना कर लेंगे, फिर बाकी कल कर लेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 एक दफ़ा खुद रिव्यू कर लें 1 मिनट के लिए, फिर इसको शुरू करते हैं। कर लें जी, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फिर इसी को मिटा के तो इसी को यूज़ करने लगा। सो सिर्फ एक चीज़ है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया था, यहाँ पे ये अकाउंट नहीं होगा, ये मैं सिर्फ इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम समझाने के लिए बताया था कि जो अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड है वो यहाँ पे आता है, लेकिन यहाँ पे इंटरलॉकिंग में P&L का अकाउंट फैक्ट्री में नहीं होगा। जी सर, अकाउंटिंग एंट्रीज हैं, लेजर पोस्टिंग्स हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री आपको नज़र आ रही है जी, रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोसेस है और फिनिश गुड्स हैं, वही डिटेल्स हैं कल वाली, परचेजेस हैं और इशुएंसेस हैं। अच्छा, लेबर में थोड़ा सा चेंज है, और वो ये क्या चेंज है, उसने कहा है पेमेंट जो मैं कर रहा हूँ टोटल वो, हाँ वो जो 16,000 है ये सारी की पेमेंट है, सारे घंटों की, इनमें से प्रोडक्शन 15,000 है, तो बाकी नॉन प्रोडक्शन हुए 1000। कल के सवाल में नॉन प्रोडक्शन कोई सैलरी नहीं थी, या डायरेक्ट लेबर की प्रोडक्शन, डायरेक्ट लेबर की वेजेस थी, या इनडायरेक्ट प्रोडक्शन की सैलरीज थी। यहाँ पे हमें या प्रोडक्शन है या नॉन प्रोडक्शन है। अब प्रोडक्शन में उसने कोई क्लासिफिकेशन नहीं दी हुई कि इसमें से ये डायरेक्ट है या ये इनडायरेक्ट है। हम जानते हैं असल में जो पर आवर बेसिस पे पेमेंट होती है वो डायरेक्ट लेबर को होती है। सो ये सारे यही अज्यूम किया जाएंगे कि कौन से खर्चे हैं, डायरेक्ट लेबर के ही खर्चे हैं। सो बाकी जो 1000 घंटे हैं वो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स की मद में जाएंगे, यानी 6000 जैसे हमने कल कैलकुलेट किया था। फिगर्स भी वही हैं सारी, कोई फिगर्स में चेंज नहीं है, वही एक्चुअल खर्चा कल वाला प्रोडक्शन ओवरहेड्स का, वही एब्जॉर्प्शन रेट, वही कंप्लीटेड यूनिट्स और क्लोजिंग में वही डिटेल्स हैं। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे वो बच्चे मेंशन करता है कि ओपनिंग बैलेंस ऑन जर्नल लेजर अकाउंट इन फैक्ट्री लेजर, किसका, जर्नल लेजर अकाउंट का फैक्ट्री लेजर में, एंड फैक्ट्री लेजर अकाउंट इन जर्नल लेजर, ये इसकी वैल्यू कितनी है, 1,25,000। यही कहा था ना कि ये दोनों अकाउंट्स मिरर इमेज हैं, और ये जो इनकी बैलेंस होगा दैट विल बी समेशन ऑफ द बैलेंसेस ऑफ मटेरियल एंड अदर इन्वेंट्रीज। ज़रा ऐड करें कि कितनी कॉस्ट आ रही है ओपनिंग में, 25,000 देखो तो मैं नज़र आ रहा है, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स 1,25,000। सो हमेशा पीरियड के शुरू में या क्लोज में इन्वेंट्री के बैलेंसेस का एडिशन दैट विल बी इक्वल टू द ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ योर बोथ ऑफ दीज मिरर अकाउंट्स। ठीक है जी। अच्छा, फिर क्या कहता है, सेल रेवेन्यू 5,40,000। चलें आए ज़रा शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। लें सर, बिल्कुल जैसे कल शुरू किया था, स्टेप 1 परफॉर्म करने से पहले ज़रा ब्रॉड डाउन बैलेंसेस जो हैं वो हम प्लेस कर लेते हैं जी। रॉ मटेरियल के कितने हैं जी, 10,000 kg हैं और 25,000 है। इसी तरह से इसका तो है कोई नहीं, वर्क इन प्रोसेस का। इसी तरह से फिनिश गुड्स का है, मेरा ख्याल है कितना यूनिट्स है, 1000 यूनिट्स हैं, और कॉस्ट कितनी है,
1 लाख है। अच्छा अब है 1000 ही है, 1000 यूनिट्स और 1 लाख उनकी कॉस्ट, लाख ही है ना। अच्छा अब इसके अलावा ये भी जरा बैलेंसेस होंगे हमारे पास, ये जनरल लेजर के, ये जनरल लेजर की नेचर बचे क्या है, एसेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी, फैक्ट्री में मेंटेन्ड है, लायबिलिटी नेचर है। इसका बच्चे ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस कितना है, ये देखो दोनों का समेशन 1 लाख और 25,000, 1,25,000। यूं ही समझ लो डेबिट इंपैक्ट्स यहाँ पे है, क्रेडिट यहाँ पे, क्योंकि ये लेके किसने दिया है, हेड ऑफिस ने, ठीक। अच्छा ये हो गया कंप्लीट। इसके भी ब्रॉड डाउन बैलेंसेस लिखते हैं। इसका ब्रॉड डाउन, अब पेबल तो एक बहुत बड़ा अकाउंट है, इसमें और भी बड़ी चीज़ें होती हैं, तो इसको एक्सट्रैक्ट है, ये पेबल का एक्सट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं, ज़हन में रखें, इट्स नॉट अ कंप्लीट अकाउंट। एक्सट्रैक्ट का मतलब समझते हो ना, जिसमें कोई ब्रॉड डाउन नहीं है, और भी डिटेल्स हैं, लेकिन हम बस उतनी ही रिकॉर्डिंग करेंगे जितनी इसमें रिक्वायर्ड है। इसी तरह से ये पूरा है, ये भी पूरा होगा, ये भी तकरीबन एक्सट्रैक्ट ही समझो इसको। चलें, यहाँ पे कौन सा बैलेंस, यहाँ पे इट्स एन एसेट नेचर, क्योंकि इट विल बी अ मिरर इमेज ऑफ द जनरल लेजर अकाउंट, तो ये मैंने ब्रॉड डाउन यहाँ पे उतार लिया, और कोई हमारे बैलेंसेस ब्रॉड डाउन में नहीं आ रहे। वो फिनिश गुड्स का अकाउंट कोई इन्वेंट्री का अकाउंट नहीं है, वो सिर्फ राउटिंग के लिए है। चलें आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या करूँ, कॉस्ट को अपने अकाउंट्स में बुक करना है, यानी परचेजेस, वेजेस, एक्चुअल और प्रोडक्शन ओवरहेड्स। जी क्रेडिट किसको करूंगा, डेबिट तो मैं परचेज के लिए यहाँ पे कर दिया, क्रेडिट किसको, जनरल लेजर। जी सो जनरल, मैं इसको जीएल अकाउंट लिख रहा हूँ, जीएल अकाउंट। जी कितने यूनिट्स हैं, 28,000 और 77,000 कॉस्ट है, 28,000 kg 77,000। चलें यहाँ प्लेस करते हैं, रॉ मटेरियल, सॉरी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री और 77,000। अच्छा अब हर एंट्री, ये ऐसी एंट्री है जो यहाँ भी पास होगी और वहाँ भी, क्योंकि क्रेडिट इम्पैक्ट कहाँ जाता है, पेएबल को, तो वो भी एंटाइटल्ड है कि इस एंट्री को पास करे। डेबिट करने जाएगा, इसको रॉ मटेरियल अकाउंट नहीं मिलेगा, किसको करेगा डेबिट, फैक्ट्री लेजर को, और क्रेडिट किसको, यस पेएबल्स को। सो पेएबल अकाउंट क्रेडिट एंड फैक्ट्री लेजर अकाउंट डेबिट विद एन अमाउंट ऑफ 77,000, फैक्ट्री लेजर अकाउंट 77,000। अच्छा स्टेप 1 में मटेरियल परचेज्ड, उसके बाद वेजेस की बुकिंग। अब वेजेस की बुकिंग मैंने क्या बताया था कि जो प्रोडक्शन की वेजेस हैं वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएंगी, जो नॉन प्रोडक्शन है वो यहाँ नहीं करनी, क्योंकि नॉन प्रोडक्शन का खर्चा भी हेड ऑफिस का है, यानी डेबिट भी, वो पेएबल का खर्चा, पेएबल की जो हेड है वो भी किसका है, हेड ऑफिस का। ये सारा खर्चा ही वहाँ बुक होगा, हम सिर्फ प्रोडक्शन का खर्चा बुक करेंगे, और वो क्या एंट्री होगी 15,000 घंटों के बस, यानी ये जो 96,000 है वो 16 घंटों के लिए, तो 15 घंटों के लिए कॉस्ट कितनी होगी, 90,000, ठीक है ना। मैंने सिर्फ 15,000 घंटों की कॉस्ट बुक करनी है। सो अगेन जर्नल लेजर अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि जाहिर है पेएबल तो मेरे पास, एक्रूड पेरोल तो मेरे पास होगा नहीं, ये हेड ऑफिस का अकाउंट है, तो इसको डेबिट किया वेजेस कंट्रोल अकाउंट 90,000 से, और क्रेडिट मैं करूँगा जर्नल लेजर अकाउंट को, वेजेस कंट्रोल अकाउंट 90,000। अच्छा यहां पे क्या होगा जी, जो तो डायरेक्ट लेबर है उसकी भी एंट्री पोस्ट होनी है, और साथ ही नॉन प्रोडक्शन वेजेस दोनों की एंट्रियां पोस्ट होनी है। जो तो ये एंट्री है, इसकी एंट्री का नेचर बिल्कुल वैसी है, ये देखो पेएबल क्रेडिट होगा या एक्रूड पेरोल कह लो, एक ही बात है। कितनी अमाउंट है जो वहां कैलकुलेट हुई, 90,000, और पेएबल क्रेडिट हो गया फैक्ट्री लेजर अकाउंट से। इसमें तो मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं है, वही एंट्री वहाँ वही यहाँ, सिर्फ डिफरेंट हेड्स हैं वो आप जानते हो। लेकिन आप नॉन प्रोडक्शन वेजेस भी बुक करनी है, उसका डेबिट इम्पैक्ट भी हम रेलेवेंट अकाउंट में पास करेंगे, और पेएबल ही हिट होगा। वो कितना खर्चा रह गया बाकी, 6,000। सो 6,000 डेबिट कौन, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और क्रेडिट क्या होगा सर जी, पेएबल 6,000 से, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट एंड पेएबल्स क्रेडिट विद 6,000। इसमें कोई मसला हो, नॉन नीचे लिख दिया, इसमें कोई मसला हो, इस वेजेस की एंट्री में कोई मसला है, खर्चा बुक किया है, सिर्फ डायरेक्ट लेबर का खर्चा यहाँ पे भी बुक वहाँ पे भी बुक, सिर्फ फ़र्क अकाउंट्स का है कि जिसमें पोस्ट किया गया। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स सिर्फ एंट्री वहाँ पोस्ट की गई है, क्योंकि इसके दोनों इफेक्ट्स हेड ऑफिस अकाउंट। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना खर्चा है टोटल, 2.5 लाख,
एक्चुअल खर्चा जी बिल्कुल वही उसी अंदाज में एंट्री पोस्ट होगी। जर्नल लेजर अकाउंट बच्चे क्रेडिट होगा और प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा। 2.5 लाख ये एंड इट विल बी क्रेडिटेड हेयर इन जनरल लेजर अकाउंट प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट। तो ये 3 एंट्रियां हैं 2.5 लाख से। यही एंट्री बच्चे आपके हेड ऑफिस में पोस्ट होगी बिल्कुल उसी स्टाइल में। फैक्ट्री लेजर अकाउंट डेबिट और पेएबल पेएबल क्रेडिट। जी यहां तक कोई मसला हो? सिर्फ स्टेप 1 परफॉर्म किया है, ठीक है। स्टेप 2 क्या था? 5 मिनट तक करते हैं फिर ऑफ कर लेते हैं। स्टेप 2 क्या था? रिक्लासिफिकेशन। रिक्लासिफिकेशन कहाँ होती है? यहीं पे होती है अगर है कोई। किस किस की? मटेरियल की हो सकती है और वेजेस से हो सकती है। ना मटेरियल में कोई इनडायरेक्ट मटेरियल है ना वेजेस में, इसमें तो है ही सारी कौन सी? डायरेक्ट वेजेस। और इन्होंने सब ने उठकर कहाँ पे जाना है? दैट्स इट, कोई रिक्लासिफिकेशन। स्टेप 2 खाली निश्ता। स्टेप 3 क्या है? वर्क इन प्रोसेस। लेट्स स्टार्ट डूइंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का उससे कोई लेना देना नहीं है, सारी कल वाली एंट्रियां। आए जरा सब चीज़ें कंज्यूम करते हैं जी। क्या कहता है? रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितनी है जिसको मैं वर्क इन प्रोसेस में चार्ज करूंगा? रॉ मटेरियल इशू, ठीक है, यहाँ से उठेगी और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री यहाँ पे आ जाएगी। ये वही आप वैल्यू बताओ जो कल थी। कितनी इशुएंस है? कितनी? 30,000 है ना। ये कल वाला तरीका ही है, वही एग्जैक्ट वैल्यू वही है। मैं उसको परफॉर्म नहीं कर रहा। 5O वेटेड एवरेज से करना है। 5O से सॉरी वेटेड एवरेज। कल क्या वैल्यू थी? 80,000। रॉ मटेरियल इशुएंस की कल हमने इस सवाल में निकाली थी 80,000 और क्लोजिंग भी बिल्कुल वैसे ही है। ये कितना? 8,000 बचता है। कॉस्ट मेरा ख्याल है 22,000 थी और 8,000 तुम्हारे केजीज थे, ठीक है ना। इसको क्लोज कर दें बिल्कुल इसी तरह से। तो 80,000 यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अगेन ये 5O से होगा, कल वाले सवाल में हमने किया था इसको, वही वैल्यू। सो 1 एंट्री पास्ट, यहाँ से रॉ मटेरियल यहाँ आ गए। फिर डायरेक्ट लेबर, अब यहाँ पे है ही सिर्फ डायरेक्ट लेबर, उठाएं और वर्क इन प्रोसेस में ले जाएं। वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट लें सर। सारी एंट्रियां यहीं पास होनी है क्योंकि ये सारी एंट्रियां वो हैं जिसमें दोनों हेड्स किसको पढ़ रही हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट साइकिल अकाउंट्स को। और आखिरी एंट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब होंगे। जी सर, एब्जॉर्ब कैसे होते हैं सर जी? एब्जॉर्प्शन रेट से। WIP डेबिट एंड ये क्रेडिट, वही वाली मेरा ख्याल है मामला होगा कल वाला ही है। 3 लाख। यहाँ पे भी हमारे जो प्रोडक्शन ऑर्स हैं वो 15,000 है। सो 15,000 इंटू 20, 15,000 इंटू 20 दैट इज 3 लाख। सो ये अमाउंट यहाँ क्रेडिट हो गई और यहाँ जाके डेबिट होगी। ले जी, WIP में सारी चीज़ें आ गई। डन हो गया। चलें, और अब कंप्लीट जो हुई हैं, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग WIP का कुछ है नहीं, जो भी मैंने इंट्रोड्यूस किया था फॉर मैन्युफैक्चरिंग वो सारा बाय द एंड ऑफ द पीरियड प्रोड्यूस हो गया। और कितने यूनिट्स बने? 4,000 यूनिट्स। और यही है इनकी कॉस्ट और ये 4,70,000 थी। यहाँ भी मेरा ख्याल है टोटल कर लें वही बन रही है, ऐसा ही है ना। ये यहाँ पे इसको क्लोज कर दें। सो ये 4,70,000 से फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट 4,70,000। यहाँ तक ये सारी एंट्रियाँ स्टेप 4 तक ये किसकी थी? फैक्ट्री की। लें सर जी, अब वो पॉइंट आ गया जिसकी हम डिस्कशन कर रहे थे। ये देखो, ओपनिंग पिछले पीरियड का था, ये कौन सा? जो ड्यूरिंग द पीरियड मैन्युफैक्चर हुआ। फिर उसके अलावा एक एंट्री कौन सी रह गई है? अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड, वो भी अब यहाँ पे आनी है, प्रॉफिट लॉस में नहीं जानी, यहाँ पे आएगी। क्लोजिंग होगा। क्लोजिंग की कैलकुलेशन कैसे होनी है? 5O से। अभी हमने बात की क्लोजिंग को वैल्यू कर लो 5O से, वही जो कल सवाल किया। कितने यूनिट्स थे प्रोड्यूस? 4,000 हुए और क्लोजिंग 500 यूनिट्स हैं और इनकी वैल्यू कितनी थी? 5O से निकालना है। 4,70,000 ओवर 4,000 इंटू 500। ये देखो ड्यूरिंग द पीरियड वाला रेट लगेगा ना, ओवर 4,000 इंटू 500। कल वाला था 58,750 जो हमने कल भी कैलकुलेट किया था। क्लोजिंग को हमने
FIFO पे करना है, यानी क्लोजिंग यूनिट्स जो हैं वो लेटेस्ट रेट पे वैल्यू होते हैं। सो 4,70,000/4000 उस पे वैल्यूड। और अब एक एंट्री पास सिर्फ यहाँ से करवानी है, फिर हम इसको क्लोज करते हैं। जी ये देखें ज़रा, क्या है, अंडर एब्जॉर्ब्ड है या ओवर एब्जॉर्ब्ड है? ओवर एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि ये साइड तुम्हारी एब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करती है, ये असल खर्चा था, तो असल में तो खर्चा हुआ कम, तुमने ओवर एब्जॉर्प्शन की है। सो एक्सपेंस कम होना है, यानी प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट होना था, लेकिन वो है नहीं, तो फिनिश गुड्स क्रेडिट होगा। सो 50,000 की अमाउंट से फिनिश गुड्स को एंट्री जाएगी बतौर ओवर एब्जॉर्प्शन। ठीक, सो फिनिश गुड्स अकाउंट क्रेडिट एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट। ओवर एब्जॉर्ब 50,000। ले सर जी, इसकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या होगी? COGS, इट्स अ बैलेंसिंग फिगर। बताओ कितनी? इसको एग्रीगेट करो, 5,70,000 5,70,000 माइनस 1,08,750। जल्दी करो जल्दी करो। है 46125। वेरीफाई करना यही है, ठीक है। चले, तो ये एंट्री COGS की यहाँ क्रेडिट डेबिट किसको होनी है? जनरल लेजर अकाउंट को। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री अकाउंट 461,250, ये एंट्री यहाँ पे आ गई। यही एंट्री कहाँ पास होगी अब? हेड ऑफिस में, इसी अमाउंट के साथ, लेकिन रिवर्स इम्पैक्ट के साथ। वहाँ पे ये एसेट रिसीव हो गया फैक्ट्री से, तो ये देखो फिनिश गुड्स मुझे आए हैं, तो यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे, और फैक्ट्री लेजर अकाउंट के अगेंस्ट 461,250, और यहाँ पे ये देखो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री अकाउंट 461,250। ये आपकी ये एंट्री है, इसी अमाउंट के साथ ये इम्पैक्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। फिनिश गुड्स आ गए, अब क्या करो, इसको उठाओ, और ये क्या आया बतौर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उठाएं और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ले जाएं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट एंड फिनिश गुड्स अकाउंट क्रेडिट यहाँ पे प्लेस कर दें। COGS 461,250। सारा फ्लो ओके हो गया, वही जो कि हमने समझा है। नहीं यहाँ तक ठीक है ना, यहाँ तक ओके है। चले अब करते हैं प्रॉफिट लॉस को भी क्लोज करते हैं। साथ हमने ये भी तो अब देखना है ना, इसको भी तो स्टडी करना है। जर्नल लेजर का जो क्लोजिंग है दैट शुड बी इक्वल टू फैक्ट्री लेजर क्लोजिंग एंड इट शुड बी इक्वल टू समेशन ऑफ द इन्वेंट्री बैलेंसेस। ठीक है, चलो आओ ज़रा इन्वेंट्रियों को फाइनल करें। एक तो तुम्हारी इन्वेंट्री कितनी है क्लोजिंग में? ये रॉ मटेरियल, इसका बैलेंस कोई नहीं है, इसका है 58,750। ज़रा निकालो इसका कैरी डाउन बैलेंस कितना है जनरल लेजर का, जनरल लेजर अकाउंट का बताओ कैरी डाउन। बस जल्दी से क्लोज करें इसको। माइनस 8075,750। ये इन दो को ऐड करो ज़रा, रॉ मटेरियल और इसको ऐड करोगे तो वो इसके बराबर है। ठीक, अच्छा इसी तरह से इसका भी ज़रा फाइनल बैलेंस करो। रिसीवेबल कितना है बाय द एंड ऑफ द पीरियड? 80,750। ठीक है, सो कर लेना, इसको टोटल कर लेना। ये वैसे ही एक्सट्रैक्ट था, ये नहीं इधर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ दें। ये राउटिंग हो गई, सारे अकाउंट्स क्लोज हो गए, प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी क्लोज्ड है, WIP की वैसी क्लोजिंग एंट्री नहीं थी, ये भी क्लोज्ड, और ये भी इसको देख लिया गया। सो ये फैक्ट्री लेजर, जनरल लेजर, मिरर इमेजेस, क्लोजिंग बैलेंसेस बराबर, और वो दोनों इन्वेंट्री के क्लोजिंग के समेशन के बराबर है। बाकी ये बच गया है, सेल्स पास कर लें। कितनी सेल्स की वैल्यू है? 5,40,000। सिर्फ एक खर्चा मजीद रह गया, इसके अंदर इवन अंडर ओवर एब्जॉर्ब भी एडजस्टेड है, मैं वहीं पर एडजस्ट कर रहा हूँ। सिर्फ एक रह गया, ये प्रोडक्शन का खर्चा। जी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट एंड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स का खर्चा क्रेडिट।
जी सर, मेरा ख्याल नेट में प्रॉफिट ही होगा, एनपी कह दें इसको, ये निकाल लीजिएगा, दैट्स इट, वही कल वाला। हाँ, अंडर ओवर एब्जॉर्ब में फ़र्क है, वो खुद ही कैलकुलेट हो गया। अंडर ओवर एब्जॉर्ब की वैल्यू अब 50,000 हो गई, ना कि 6,000 होती। कल 44,000 थी ना, वो दैट वाज ड्यू टू द रीज़न कि 6,000 हमने यहीं पे बुक किया था, अब वहाँ पे बुक हो रहा है और नेट में इफेक्ट वही बन रहा है, ठीक है ना। तुम्हारा ओवर एब्जॉर्ब जो मजीद जो खर्चे की रिडक्शन है वो 50,000 की है, लेकिन मजीद खर्चा 6,000 वहाँ बुक हो गया, नेट में 44,000 ही बन रहा है। और कल भी जो ओवर एब्जॉर्प्शन की एंट्री 44,000 की थी, नेट में वही बन रहा है। सेल की क्रेडिट साइड पर डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट, वो सारा साल एंट्रियाँ बढ़ती रही होंगी और एंड पे सेल्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया है 5,40,000 से।